हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के कितने नियम हैं, और स्नेल का नियम भी हम बताए थे जो कि होता है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, आपको बताए थे जो स्नेल का नियम होता है वाला, जो स्नेल्स लॉ होता है वो क्या होता है? साइन आई वटा साइन आर बराबर एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। तो ये टॉपिक अपवर्तनांक इसलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके लिखने का, इसके फॉर्मेट को पकड़ने की कोशिश करिएगा। हम लिख रहे हैं, फिर आपको परिभाषा इसका हम बताएंगे। ठीक है, पहले इसका फॉर्मेट धरिएगा कि किस प्रकार से इसको परिभाषित हम कर सकते हैं। देखिए, अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? n से। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर लिख के दे दे n1 2, अगर ऐसे लिख के दे दे तो इसका क्या मतलब होता है? अगर ऐसे लिख के दे दे तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका जो मतलब होता है बालक, वो ये होता है कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अगर किसी जगह n12 लिखा रहे, ठीक है, या इसको म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या तो n से या तो म्यू से। ठीक है, तो या तो μ12 रहे या तो n12 रहे, तो इसका मतलब क्या होता है कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। और इसको लिखते हैं कैसे बालक? जो देखिए, इसको लिखते हैं कैसे बालक? n12 हम क्या बोल रहे हैं, जो n के पास होगा, जस्ट बगल में होगा, उसको कैसे लिखिएगा? माध्यम 1 में, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, और जो दूर रहे, ठीक है, n के दूर रहे, उसको ऊपर लिखिएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, समझ में आया? देखिए, फिर से हम फॉर्मेट को समझाते हैं कि क्या यहाँ पर कहा गया है। अगर n12 रहे तो उसको कैसे लिखना है? माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। और इसको कैसे लिखना है? जो रहे पास में, ठीक है, तो इसको नीचे लेके आना है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और जो दूर में रहे वो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, तो ये हो जाएगा v2 वटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा v1, तो v2 वटा v1। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसी प्रकार। ठीक है, अगर किसी जगह इस प्रकार से लिख रहा है n21, इसको कैसे लिखिएगा? माध्यम 2 का अपवर्तनांक, जो पहले 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, इसको कैसे लिखिएगा? n21। देखिए, जो पास में है उसको आपको नीचे लिखना है, इसको आपको नीचे लिखना है। तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और जो बाद में है उसको ऊपर लिखना है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल यानी कि v1, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2, ये हो जाएगा v1 बटा v2, v1 बटा v2। ठीक है, अब धीमे धीमे आपको समझ में आ रहा होगा फॉर्मेट की कैसे हो रहा है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई ऐसे कर देता है n1, इस प्रकार से आपको दे देता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हमको ठोस माध्यम दे तो उसको ठोसीय माध्यम कहेंगे, अगर गैस रहे तो उसको गैसीय माध्यम कहेंगे, अगर द्रव रहे वहां द्रवीय माध्यम कहेंगे, और जहां कुछ नहीं हो वहां पर ही हम निर्वात मानेंगे। देखिए, यहां पर ही कुछ नहीं है, यहां पर ही जीरो है। ठीक है, यहां पर ही कुछ नहीं है, तो यहां पर ही किसका मानेंगे? निर्वात मानेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। देखिए, जहां पर ये अगर ठोस माध्यम रहे तो उसको कहेगा ठोसीय माध्यम, जहां पर ये गैस हो तो उसको कहेगा गैसीय माध्यम, और जहां पर ये कुछ नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? निर्वात माध्यम। तो ये होगा निर्वात के सापेक्ष।
समझ में आ रहा है। और निर्वात को अपन, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो क्या होता है, c होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जो पहले है वो नीचे आएगा, मतलब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटा जो कुछ नहीं है, जो खाली है, जहां कुछ नहीं है, ना ठोस ना द्रव ना गैस, जहां कुछ नहीं है उसको कहते हैं निर्वात। तो ये हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो अब आपको धीमे धीमे फॉर्मेट समझ में आ रहा हो कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था तो निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल अपन किसको सूचित करते हैं, सी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, वो हो जाएगा V1। ठीक है, और इस सी जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है बालक, वो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसको आप याद रख लीजिए, डायरेक्ट याद रखिएगा कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, उसी प्रकार आपको ऐसे लिख करके दे दें। अब तो आप धीमे धीमे लिखना सीख गए होंगे, तो आप इसको जरूर लिखिएगा। N2 का मतलब क्या होता है, N2 का मतलब क्या होता है, हाँ सेम इसी प्रकार होगा। माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर एक कुछ नहीं है, मतलब खाली है, तो खाली जगह को क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो देखिए जो पास है, n के पास है, उसको आपको नीचे लिखना है, तो नीचे लिखिएगा हम, क्या हो जाएगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, जहां निर्वात है तो ये हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल को अपन C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल मतलब V2। अब धीमे धीमे आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। तो अब इसको परिभाषित कैसे करते हैं, अपवर्तनांक को परिभाषित कैसे करते हैं, तो देखिए बालक, ये रहा इसका परिभाषा। समझिएगा कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश का वेग, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश का वेग के अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार आपको फॉर्मेट लिखाना सिखाए हैं, उसी प्रकार इसका परिभाषा भी बना दिए हैं। देखिए जो आपको ऊपर फॉर्मेट में सिखाए हैं उसी से हम परिभाषा बनाए हैं। ठीक है, देखिए किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश का वेग, किसी दो माध्यमों में प्रकाश का वेग के अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। आसान है, क्लियर है, आपको फॉर्मेट समझ में आ गया कैसे लिखते हैं। ठीक है, परिभाषा एक बार फिर से पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। हम फिर से आपको बता देते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के वेग, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की वेग के अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं ना, कि V1 बटा V2, तो किसी दो माध्यमों में प्रकाश का वेग पहले माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। और देखिए एक फॉर्मेट और है कि अगर कुछ न रहे, खाली रहे, तो वहां पर ही निर्वात मानते हैं। ठीक है, जहां खाली हो उसे क्या मानते हैं, निर्वात मानते हैं। और उस जो अपवर्तनांक को कहते हैं उसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। परिभाषा इसका लिखिएगा कि जब भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। इसको क्या बोलिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इन दोनों को आप बोलिएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि इसको किस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, निर्वात के सापेक्ष लिखा जा रहा है। ठीक है, उसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो परिभाषा नोट करिएगा कि जब भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष लिखा जाता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। यहां तक समझ में आया, क्लियर है यहां तक एक एक पॉइंट। ठीक है, अपवर्तनांक का परिभाषा समझ में आया। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि कुछ पदार्थ का अपवर्तनांक जो कि आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए
ठीक है, तो हम लिख दिए हैं उसका परिभाषा कि जब भी किसी माध्यम का अपर्तनांक निर्वात के सापेक्ष लिखा जाता है, किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपर्तनांक बोलते हैं। देखिए परिभाषा लिख चुके हैं कि जब किसी माध्यम का अपर्तनांक किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष लिखा जाता है तो उसको कहते हैं निरपेक्ष अपर्तनांक के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसका अपर्तनांक आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, जैसे वायु का आपसे अपर्तनांक पूछे तो वो कितना होता है? जो वायु का अपर्तनांक होता है बालक, वो होता है 1.0003, 1.0003 ये होता है वायु का अपर्तनांक। ठीक है, हीरा का अपर्तनांक क्या होता है? 2.42, 2.42। ठीक है, हीरा का अपर्तनांक क्या होता है? 2.42। ठीक है, क्राउन कांच का कितना होता है बालक? क्राउन कांच का जो होता है वो होता है 1.48 से लेकर के 1.61 तक, 1.61 तक। ठीक है, अगर पानी की बात करें, तो वो कितना होता है? 1.33, 1.33 ये होता है पानी का अपर्तनांक। और बेंजीन का अपर्तनांक क्या होता है बालक? 1.50, 1.50। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि वायु का अपर्तनांक कितना होता है? 1.003, हीरा का कितना होता है? 2.42, पानी का कितना होता है? 1.33, और क्राउन कांच का कितना होता है? 1.48 से लेकर के 1.61 तक, और बेंजीन का कितना होता है? 1.50। ठीक है, तो ये होता है कुछ पदार्थ का अपर्तनांक जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अपर्तनांक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर दबा कर करिएगा अपने दोस्तों के यहाँ। पहले आपको फॉर्मेट लिखना सिखाएं, फिर उसका उसी के आधार पर परिभाषित कर दिए अपर्तनांक का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वाला टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।